स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिफरेंस क्या, देखो अभी व्हाट इज दिस, दिस इज मूवमेंट, ठीक है। पर वही अगर मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ हो, मेरी पोजीशन चेंज हो, तब मैं से क्या बोलूँगी, लोकोमोशन। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एक ही प्लेस पे होने वाले मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स, एंड मूवमेंट्स विद चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो द चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहला सवाल है, द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, गलत हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल, सी से याद रहेगा, 7 सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 fused sacral एंड 1 fused coccygeal। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं। ओके, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द डॉर्सल, नहीं, स्टर्नम चेस्ट बोन होती है, फ्लैट चेस्ट बोन सिंगल जो वेंट्रल साइड पे होती है। इवन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, स्टर्नम इज अ लार्ज ट्राइंगुलर बोन, नहीं, जो लार्ज ट्राइंगुलर बोन होता है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है उसका नाम होता है स्कैप्यूला, ठीक है। दैट इज नॉट स्टर्नम बट दैट इज स्कैप्यूला। नाउ ईच कॉक्सल बोन, जो हमारे यहाँ पे हिप बोन्स होते हैं हम बोलते हैं कॉक्सल बोन, राइट कॉक्सल बोन एंड लेफ्ट कॉक्सल बोन, ठीक है। 2 कॉक्सल बोन है हमारे पास। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम, प्यूबिस। सही बात है, एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। परफेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1, ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन होना चाहिए बेटा। रिब्स हमारी थिन फ्लैट बोन होती है जो डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ी होती है, नॉट थिक फ्लैट बोन। स्टेटमेंट 2, फर्स्ट 6 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, इट शुड बी फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नाउ फाइब्रस जॉइंट इज शोन बाय स्कल। यस, आप कभी किसी की खोपड़ी देखो, ठीक है, तो जब भी आप ऐसे खोपड़ी बनाते हो, यहाँ पे आंखें बना लेते हैं, ठीक है, तो जब भी आप किसी की खोपड़ी बनाते हो तो खोपड़ी में आपने ऐसे ऐसे लाइन देखी है, ऐसे ऐसे लाइन देखी है, ठीक है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज सूचर्स, ठीक है। ये जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स क्या इंडिकेट करते हैं, सूचर्स बताते हैं कि 2 हड्डियाँ यहाँ पे फ्यूज हुई हैं। These sutures indicates the fusion of 2 bones। इन लाइन को हम क्या बोलेंगे, सूचर्स, एंड सूचर्स एक्चुअली 2 बोन का फ्यूजन दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं जहाँ पे 0 मूवमेंट होता है, मतलब फाइब्रस जॉइंट जो हमारे स्कल में प्रेजेंट है वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता, एंड थैंक गॉड अलाउ नहीं करता, वरना एक पड़ता और ये सारी हड्डी आगे पीछे हिल जाती, कार्टून में देखते हैं ना, एकदम वैसे। नाउ फाइब्रस जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म सूचर, ठीक है, क्रेनियम का सूचर बनाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। साइनोवियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न। नो, साइनोवियल जॉइंट, भाई पहली बात तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्टिलेजिनस जॉइंट, दैट इज नॉट साइनोवियल जॉइंट, और ना तो वो इस पैटर्न का होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होता है, कार्टिलेज होता है, सो दिस स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट है या फिर जो हिप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट मतलब ऐसे एक बॉल है, वहाँ पे एक सॉकेट है, फुल मूवमेंट अलाउ करेगा, समझ में आया। तो देखो फुल मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं हम, 360 हम रिवर्स कर सकते हैं, आगे पीछे, मतलब फुल मूवमेंट अलाउ कर रहा है, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। सही बात है, शोल्डर गर्डल को हम बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल, और ये वाली जो हड्डी इसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट में यही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। This statement is true. Saddle joint is present between carpal and metacarpal of thumb। ये देखो कार्पल रिस्ट बोन से, फिर रिस्ट बोन के बाद 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल है। तो यहाँ जो कार्पल और मेटाकार्पल, थंब में कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, सैडल जॉइंट, यहाँ पर होता है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन A. Now in the resting muscle fiber tropomyosin partially covers। देखो resting muscle fiber है, ठीक है, ट्रोपोमाइसिन का है। हमारे पास 2 मसल फाइबर होता है, एक हमारे पास होता है बेटा एक्टिन, दूसरा हमारे पास होता है मायोसिन। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, मायोसिन को हम बेटा थिक फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन इज माई थिन फिलामेंट, मायोसिन इज माई थिक फिलामेंट। एक्टिन थिन, मायोसिन थिक, एक्टिन इज माई thin filament and myosin is my
थिक फिलामेंट। यहाँ तक है आपको समझ में? ठीक है। जो एक्टिन होता है वो बनता है एफ एक्टिन से प्लस ट्रोपोनिन से एंड प्लस ट्रोपोमायोसिन से। कैसे बनता है? देखो मेरे पास ना ये एक गोला बना है मैंने, एक गोला को मैं बोलती हूँ जी एक्टिन। ऐसे बहुत सारे गोले बनाऊंगी तो काफ़ी सारे जी एक्टिन मिलके पास क्या बनाएंगे? एक चेन ऑफ एफ एक्टिन। तो ये एफ एक्टिन की एक चेन है, ठीक है। ऐसे मेरे पास एफ एक्टिन की बेटा 2 चेन होती हैं, ठीक है। और दोनों चेन आपको कैसे दिखाई देगी? हेलिकली वाउंड, है ना। डीएनए का जैसे हेलिक्स होता है ना, हेलिक्स मतलब इस तरीके से दोनों चेन आपस में कैसी होगी? क्रॉस्ड। 2 एफ एक्टिन के पैरेलली यहाँ पे चलती है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की 2 चेन। ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन की मैंने पहली चेन बना दी, ठीक है। और यहाँ पे गोले थे, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन की कहीं पे दूसरी चेन बना दी। तो 2 चेन ऑफ एफ एक्टिन एंड 2 चेन ऑफ ट्रोपोमायोसिन पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। बीच बीच में हमारे पास एक ट्राइमेरिक यूनिट होता है, ऐसे 3 सब यूनिट से बना हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एट रेगुलर इंटरवल्स। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। तो ट्रोपोनिन क्या करता है? नीचे एक्टिन है, ये एक्टिन ऊपर है, एक्टिन पहला फिलामेंट हमारा क्या है? एक्टिन, थिन फिलामेंट। एक्टिन के नीचे होता है मायोसिन। ये एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ऊपर मेरे पास थिन फिलामेंट एक्टिन है, नीचे मेरे पास थिक फिलामेंट मायोसिन है। तो क्या एक्टिन के ऊपर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होगी? यस, एक्टिन विल हैव मायोसिन बाइंडिंग साइट। एंड मायोसिन के ऊपर एक्टिन के जुड़ने की साइट होगी तो मायोसिन विल हैव एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो क्या ये क्लियर है कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब होता क्या है कि जब मैं एक्टिन ड्रॉ करती हूँ रेस्टिंग कंडीशन में, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट, मान लो यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट मेरी कवर्ड होती है किससे? मेनली कवर्ड होती है ट्रोपोनिन से। पार्शियली आपका ट्रोपोमायोसिन इसे कवर कर सकता है। तो इन रेस्टिंग कंडीशन ट्रोपोमायोसिन पार्शियली कवर्स एक्टिन पे क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। समझ में आ रहा है? ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट जहाँ मायोसिन को जुड़ना है वहाँ उसे पार्शियली कवर करके रखेगा अलॉन्ग विथ ट्रोपोनिन। सो दिस इज़ वेरी इजी। ओके, ये मायोसिन का डायग्राम है, ठीक है। ये मायोसिन का बेसिकली हेड है, डन। इसके हेड पे ये एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर और ये एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है। तो मायोसिन का जो हेड होता है, हेड के टॉप पे मायोसिन पे क्या होगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा। तो मायोसिन के हेड के टॉप पे मिलेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए रिप्रेजेंट करेगा एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट, ठीक है। और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सामने एटीपी आके जुड़ता है, ये एटीपी आके जुड़ेगा, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा, वाटर की प्रेजेंस में टूटेगा जिससे एनर्जी मिलेगी और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सामने होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, सो इट शुड बी एक्टिन एंड एटीपी। नाउ मेथड्स फॉर लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स डिपेंड ऑन हैबिटेट्स एंड द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है। हम किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, कोई अमीबॉइड मूवमेंट शो कर रहा है, कोई सीलरी मूवमेंट शो कर रहा है, कोई फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो कर रहा है, हम मसल्स के साथ एंड बोन्स के साथ मूव कर रहे हैं। तो एनिमल्स किस तरीके से लोकोमोशन दिखाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल स्मूथ मसल्स आर ऑटो एक्साइटेबल? नहीं भाई, स्मूथ मसल्स कहाँ ऑटो एक्साइटेबल है? कार्डियक मसल है ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। 1 इज करेक्ट and 2 is incorrect. Statement, हाँ 1 is correct, ठीक है। Statement 1 is correct. आगे चलते। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। ये ऊपर एक्टिन है, नीचे मायोसिन है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन का जो एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। अगर कोई मुझसे पूछे क्रॉस ब्रिज क्या होता है, बेटा क्रॉस ब्रिज इज association of actin and मायोसिन। बेटा एक्टिन और मायोसिन के एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रिज। सो व्हाट इज क्रॉस ब्रिज? क्रॉस ब्रिज इज एसोसिएशन, जुड़ना। एसोसिएशन इज जुड़ना। क्या जुड़ेगा क्रॉस ब्रिज में? एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ते हैं, दिस क्रॉस, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रॉस ब्रिज, ठीक है। एक्टिन मायोसिन का एसोसिएशन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये क्या है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल पैटर्न समझाती हूँ कि ऊपर मान लो एक्टिन, नीचे मायोसिन है, ठीक है। तो मायोसिन के हेड में क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। पहले एटीपी आएगा, ठीक है। जब तक मायोसिन के पास एटीपी है ना, तब तक वो एक्टिन से जुड़ ही नहीं सकता, अभी एटीपी है।
मायोसिन पहले इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करना वाटर की प्रेजेंस में। एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज एनर्जी को यूज़ करके जो मायोसिन है एक्टिन से जुड़ेगा। तो अभी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन सीधा है ना, फॉर्मेशन। फिर फॉर्मेशन होने के बाद इसे ये पुल करेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पहले जुड़ेगा फिर पुल करेगा फिर ये टूट जाएगा। समझ में आया? तो इस डायग्राम में अभी बस जुड़ना दिखाया है, मतलब यहाँ पे हो रहा है बेटा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। ठीक है। हाउ मच बॉडी वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल। मसल हमारी बॉडी का बेटा 40 से 50% वेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू स्केलेटल मसल। कौन से फीचर्स स्केलेटल मसल के लिए बट नॉट फॉर कार्डियक मसल। तो हम बात करेंगे, अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करती हूँ तो स्केलेटल मसल पहली बात इनवॉलेंट्री नहीं होते, वॉलेंट्री होते। देखो ये पूरा मूवमेंट कैसा है, वॉलेंट्री, मेरे को जैसे मूव करना है मैं अपने हाथ को मूव कर सकती हूँ। उसके बाद ब्रांचिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होता, ब्रांचिंग पैटर्न सिर्फ कार्डियक मसल में होता है जो ब्रांच्ड होते हैं। एंड स्ट्राइप्ड अपीयरेंस तो कॉमन है ना, चाहे स्केलेटल मसल हो या फिर कार्डियक मसल हो, दोनों में स्ट्राइप्ड अपीयरेंस कैसी होती है, कॉमन। सो ये भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल लैक स्ट्रेशंस। ऐसी कौन सी मसल है जहाँ पे स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं है, स्ट्रेशंस नहीं है। स्केलेटल मसल पे भी स्ट्रेशंस होते हैं, कार्डियक मसल पे भी स्ट्रेशंस होते हैं। तो ये जो स्ट्रेशंस हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस है, किसकी वजह से है, एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट से। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है एक्टिन मायोसिन, तो उसकी वजह से मसल हमें देखने में स्ट्रेटेड लगता है। ठीक है। किस में नहीं मिलेगा आपको बेटा, विसरल मसल। जो हमारी स्मूथ मसल्स होते हैं उनको हम विसरल मसल भी कहते हैं, बिकॉज वो हमारा इंटरनल ऑर्गन बनाती हैं। ठीक है। तो जो विसरल मसल है वो मेरी स्ट्रेटेड मसल नहीं है। नाउ एनाटॉमिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे कि भाई मसल का एनाटॉमिकल यूनिट, एनाटॉमी वाइज कौन सा यूनिट है, इट इज़ मसल फाइबर। क्या बोलोगे, मसल फाइबर। भाई मसल फाइबर एक्चुअली एक सेल है, मैं मसल फाइबर को मसल सेल भी कह सकती हूँ। ठीक है। मसल सेल के अंदर ही मसल फाइबर, मसल सेल के अंदर ही एक्टिन है, मायोसिन है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एनाटॉमिकल यूनिट पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ चल रहा है, एक सेल के अंदर, मसल फाइबर। ठीक है। एज अ सेल, एज अ यूनिट हम काम कर रहे हैं। सो मसल फाइबर इसका एनाटॉमिकल यूनिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमें मैच करना है मसल फाइबर। ओके, एनाटॉमिकल यूनिट मेरा मसल फाइबर होता है, फंक्शनल यूनिट मेरा सार्कोमियर होता है। अभी हमारे पास डायग्राम आएगा, हम देख लेंगे। अगर एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा तो मसल फाइबर, अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मेरे पास आएगा सार्कोमियर। नाउ मसल बंडल इन स्केलेटल मसल आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन फैसिया मेड अप ऑफ। देखो सबसे पहले एक मसल है, ठीक है। अब इस मसल के अंदर काफ़ी सारे मसल बंडल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, काफ़ी सारे मसल बंडल है। ठीक है। मसल बंडल को हम फैसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिकल्स। अब ये जो मसल बंडल है इसके आसपास एक टिश्यू प्रेजेंट है जो सारे मसल बंडल को ऐसे होल्ड करके रखती है। ठीक है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज फैसिया। क्या बोलूँगी मैं इसको, फैसिया। सो व्हाट इज फैसिया, फैसिया इज कोलाजन से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो फैसिया इज कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू जो मसल बंडल को होल्ड करके रखेगा। ना पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल विथ मायोसिन इज टर्म्ड एज। देखो मायोफिब्रिल, ठीक है, जो हमारा मायोफिब्रिल है उसका ऐसा पार्ट जहाँ पे मायोसिन हो। अगर तुम देखो, मैं अब डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, हम पूरा ही देख लेंगे। मेरे पास सबसे पहले सेंटर में क्या होगा बेटा, मायोसिन। क्या होगा, ये एक मायोसिन थिक बैंड है, ये एक और मायोसिन बना लिया मैंने। मायोसिन क्या है, थिक बैंड है। मायोसिन के पैरेलल में क्या ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, एक्टिन। ठीक है। एक्टिन, एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, एक्टिन, इधर भी एक्टिन है, इधर भी एक्टिन। चलो, एक्टिन मायोसिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है यहाँ पे, डन। अब तुम ध्यान से देखो, एक्टिन का उतना पोर्शन जहाँ पे सिर्फ एक्टिन, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्टिन है, पर अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ यहाँ पे ओनली एक्टिन, पूरे में तो क्या इतना ओनली एक्टिन है, इन दिस पार्ट ऑफ एक्टिन इज ओवरलैप्ड बाय मायोसिन से, यस और नो। बट अगर मैं एक्टिन का सिर्फ पार्ट बोलूँ जहाँ पे ओनली एक्टिन हो, मायोसिन का ओवरलैपिंग ना हो, इसे हम कहते हैं आई बैंड। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक, पूरा एक जैसा है, सिर्फ एक्टिन है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओ जोन।
ओ जोन का मतलब है एक्टिन और मायोसिन कैसे बेटा ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ भी एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करेंगे दैट जोन इज कॉल्ड एज ओ जोन, ठीक है। ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे ओनली मायोसिन है इसे मैं बोलूँगी एच जोन, हेंसेंस जोन। हेंसेंस जोन में क्या होता है कि सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्टिन का ओवरलैपिंग नहीं है। ये जो आपको लाइन सेंटर में दिखाई दे रहा है जो एक्टिन फिलामेंट को, इधर भी एक्टिन इधर भी एक्टिन, ठीक है, यहाँ भी एक्टिन यहाँ भी एक्टिन, दो एक्टिन फिलामेंट को बीच में बाइसेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है, ठीक है। अब तुम मायोसिन की पूरी लेंथ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, द एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन, द एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड एज ए बैंड। क्या बोलेंगे इसको? ए बैंड। व्हाट इज ए बैंड? ए बैंड इज द एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन। मायोसिन की पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ए बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ए बैंड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओके अब ये जेड लाइन और जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो मायोसिन है, ठीक है, ये मायोसिन इस एक्टिन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जेड लाइन पास आ गया है कि नहीं। ये मेरा आई बैंड था, आई बैंड छोटा होता जा रहा है, आई बैंड मतलब जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है। मेरा एच जोन था, एच जोन भी मेरा छोटा होता जा रहा है, इसे यस और नो। और जो मेरा ओवरलैपिंग जोन था, ओवरलैपिंग जोन मेरा बढ़ता जा रहा है। सो दिस हैपन्स, ठीक है। अब उसने मुझे क्या बोल दिया, उसने मुझे बोला कि ये बताओ, हाँ उसने मुझे बोला पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल विथ मायोसिन। तो मायोसिन तो यहाँ पूरे ए बैंड में है ना, है ना। मायोसिन कहाँ पे? पूरे ए बैंड में, ठीक है। ए बैंड का मतलब ही होता है द एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। तुम बोलोगे मैम लेकिन ए बैंड में ओवरलैपिंग भी तो है, तो मैं तुमसे बोलूँगी क्वेश्चन में ओनली मायोसिन कहाँ दिया है? अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि भाई पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल जहाँ पे ओनली मायोसिन है तो हम एच जोन के लिए जाते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया। उसने बोला कि कहाँ मायोसिन है, मायोसिन पूरे ए बैंड में है। ए बैंड का मतलब ही होता है द एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच आर द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ए बैंड। हमने जो पीछे डायग्राम बनाया है वहाँ पे अगर मुझे सेंटर ऑफ आई बैंड देखना है जेड लाइन, अगर मैं सेंटर ऑफ ए बैंड बोलूँगी मैं इसको बोलते हैं एम लाइन या मेम्ब्रेनस लाइन, ठीक है। तो कभी भी पूछे कि सेंटर ऑफ ए बैंड के सेंटर में से क्या पास होगा तो आपको बोलना है बेटा एम लाइन पास होता है। क्या पास होता है? एम लाइन या फिर मेम्ब्रेनस लाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्ट्स आई बैंड, अभी डिस्कस किया आई बैंड को बीच में बाइसेक्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे? जेड लाइन। एक्चुअली जेड का मतलब होता है ज्विशन, ठीक है, ज्विशन। ज्विशन का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है। ज्विशन का मतलब क्या होता है? जर्मन लैंग्वेज में ज्विशन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन बिटवीन। तो एक्टिन की इन बिटवीन प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोलते हैं जेड लाइन, ज्विशन लाइन। इससे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब मैंने क्लास में बच्चों को सिखाया था तो एक बच्चे ने मस्त डायलॉग बोला था अपने बाजू वाले को, ज्विशन ना बोले, मतलब बीच में मत बोलो। तो आप ऐसा कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, ठीक है, हाउ टू यूज़ बायोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। सो लेट्स गेट कंटिन्यूड नाउ विद पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन। अभी हमने देखा था कि एक जेड लाइन और एक जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सार्कोमियर, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स एच जोन। एच जोन पूछा भाई, एच जोन क्या होता है? हेंसन जोन। हेंसन जोन मतलब ओनली मायोसिन। ओनली मायोसिन कहाँ पे है? इतने में, ए। सो आंसर जाएगा ए, बिकॉज बी तो क्या इंडिकेट कर रहा है? बी आपको इंडिकेट कर रहा है आई बैंड। आई बैंड का मतलब क्या है? जहाँ पे ओनली एक्टिन हो। डी आपको इंडिकेट कर रहा है जेड लाइन, ज्विशन लाइन। और सी आपको पूरा ए बैंड दिखा रहा है, तो इसका आंसर जाएगा ए, ठीक है, वहाँ पर। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन, थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन। तो एक्टिन की ओवरलैपिंग नहीं है। एक्टिन की ओवरलैपिंग कहाँ पे नहीं होती? एच जोन। एच जोन का मतलब है कि पूरे मायोसिन का सेंट्रल पार्ट जहाँ पे एक्टिन का ओवरलैपिंग नहीं होता है। ईच थिन फिलामेंट इन स्केलेटल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ। थिन फिलामेंट का डायग्राम हमने स्टार्टिंग में बनाया। एक्टिन का डायग्राम किससे बनता है? ग्लोब्यूलर एक्टिन। 1 2 3 नहीं, काफ़ी सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिलके एक लंबी सी चेन बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एफ एक्टिन या फिर फिलामेंटस एक्टिन। सो इट शुड बी न्यूमरस ग्लोबुलर एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन या ऐसे ग्लोबुलर एक्टिन मिल करके एक लंबी सी चेन बनाएंगे, ठीक है। ओके, हमने जो मायोसिन का डायग्राम देखा था, ये देखो मायोसिन नहीं है एक्चुअली, ये एक मेरोमायोसिन है, ये भी नहीं है,
ये एक मेरोमायोसिन है, ठीक है। आपको जो दो सांप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो सिंगल मेरोमायोसिन है। क्या है ये? दिस इज वन मेरोमायोसिन। ये सिंगल मोनोमर है बेटा, सिंगल मोनोमर मेरोमायोसिन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन मिलेंगे तब जाके आपका मायोसिन बनेगा। मायोसिन पॉलीमर है, इसका मोनोमर है मेरोमायोसिन। अब मेरोमायोसिन में कौन सा पार्ट है? आपको टेल दिखाई दे रहा है, हाँ, दो दिखाई दे रही होगी, से यस और नो। यहाँ से यहाँ तक आपको हेड दिखाई दे रहा है, यस, हेड भी आपको दो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जो छोटा सा पोर्शन इसको नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज माई नेक। खैर नेक तो बहुत नॉन टेक्निकल टर्म है, इसको एक्चुअली में शॉर्ट आर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म, ठीक है। आप नेक से याद कर सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी गलत ना हो जाए, बट इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? शॉर्ट आर्म, ठीक है। तो ये जो हेड और शॉर्ट आर्म होते हैं ना, हेड और शॉर्ट आर्म, तो हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के मैं कहती हूँ बेटा क्रॉस आर्म। क्या बोलती हूँ मैं इसको? क्रॉस आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के मैं बोलती हूँ क्रॉस आर्म, या फिर इसको बोल सकती हूँ मैं हेवी मेरोमायोसिन, ठीक है। तो जो हेड वाला पोर्शन होना चाहिए मेरे पास, हैवी मेरोमायोसिन 1 और 2, मतलब जो मेरा हेड वाला पोर्शन है, ठीक है। और जो मेरा टेल वाला पोर्शन है, इट इज़ कॉल्ड एज लाइट मेरोमायोसिन, LMM। तो लाइट मेरोमायोसिन कहाँ पे आ जाएगा? मेरा टेल वाला पोर्शन। और एक्टिन तो थिन फिलामेंट होता ही है, सो ऑप्शन 1 इज माई परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट आर मास्क्ड बाय। देखो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट उसे कौन कवर करता है? ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन बेसिकली मेरा एक ट्राइमेरिक सब यूनिट होता है, ठीक है। ट्राइमेरिक यूनिट कह सकती हूँ मैं इसको। 3 पार्ट से बनता है, 1 2 3 CIT, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन, एक सेकेंड, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन C, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन I, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन T। तो C होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। मतलब कैल्शियम, आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो कैल्शियम आके किससे जुड़ेगा? कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के C वाले सब यूनिट से जुड़ेगा, ठीक है। आई होता है इनहिबिटिंग साइट। अभी हमने देखा कि एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो मास्क्ड है, कवर है, तो इसे कवर कौन करता है? आई, इनहिबिटिंग साइट कवर करके रखता है, ठीक है। टी क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि जो ट्रोपोनिन है ये कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा, तो ये किस पे जुड़ा होता है? एफ एक्टिन पर नहीं, ये ट्रोपोमायोसिन पर जुड़ा होता है, ठीक है। सो इट इज ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। इट इज़ लाइक आपने पेट्रोल की टंकी पे नहीं देखा, ऐसे ढक्कन होता है, ऐसे खोलते पेट्रोल डालते हैं, ऐसा कुछ काम होता है कि ऐसे कवर करके बैठा है। जैसे ही कैल्शियम आएगा तो स्लाइड ओवर करके खोल देते हैं साइड को कि जाओ जाओ मायोसिन जुड़ जाओ, ठीक है। तो कैल्शियम आएगा तो ये साइड ऐसे स्लाइड ओवर करके हट जाती है और एक्टिव साइट ओपन हो जाता है ताकि वहाँ पे आपका मायोसिन जुड़ जाए। Now which of the following contractile protein run close to F actin? F actin के पैरेलल हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ट्रोपोमायोसिन का, ठीक है। Which of the following does not occur during muscle contraction? अभी हमने देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आई बैंड सब कम हो रहा था, ठीक है। कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, जोन्स आपके शॉर्टन होते हैं, फिलामेंट का लेंथ कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पहला लेंथ ऑफ ए बैंड डिक्रीज इज नो। व्हाट इज ए बैंड? ए बैंड इज एंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। ए बैंड का लेंथ कम होगा ही नहीं। फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो मेरे पास जो जोन है, एच जोन हो गया, ओ जोन हो गया, आई जोन हो गया, जोन्स मेरे इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ फिलामेंट कभी चेंज नहीं होती। ए बैंड इज एक्चुअल लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। तो ए बैंड डिक्रीज नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? यही नहीं होता, ए बैंड डिक्रीज नहीं होता। आई बैंड क्या पूरा एक्टिन होता है? नहीं, आई बैंड का मतलब है ओनली पोर्शन ऑफ एक्टिन, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ जोन, पूरा एक्टिन नहीं है। तो आई बैंड डिक्रीज हो सकता है। सार्कोमियर जेड लाइन के बीच का स्पेस था, जेड लाइन पास आएगी, सार्कोमियर शॉर्टन हो जाएंगे। कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म इंक्रीजेज, होता ही है भाई, कैल्शियम तो चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता ना। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ आई बैंड रिमेन्स सेम। अभी देखा आई बैंड विल शॉर्टन। क्रॉस ब्रिज आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंटिन्यूसली। ये सही है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, पुल करेगा, टूटेगा, जुड़ेगा, पुल करेगा, टूटेगा, जुड़ेगा, पुल करेगा, टूटेगा, जुड़ेगा, पुल करेगा, टूटेगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलती है कंटिन्यूसली। क्रॉस ब्रिज बनता है, पुल करता है, टूटता है, बनता है, पुल करता है, टूटता है, ठीक है। सो दिस ऑकर्स कंटिन्यूसली। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोसिन एक्टिन फिलामेंट खुद कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, फिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रेड मसल फाइबर। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर है, एक रेड मसल फाइबर, एक वाइट मसल फाइबर, ठीक है। पहला पॉइंट हाई मायोग्लोबिन, ये तो सही बात है। रेड मसल फाइबर रेड क्यों दिखता है? बिकॉज उसमें रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन। जैसे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो मसल में क्या होता है? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन ब्लड एंड मायोग्लोबिन इज रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन मसल। हीमोग्लोबिन एक बार में 4 O2 के मॉलिक्यूल्स को अगर पकड़ सकता है तो मायोग्लोबिन एक बार में एक ही O2 के मॉलिक्यूल को पकड़ता है, ठीक है। अब मायोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा उतना बता रहा है कि भाई यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा पर ER कम। वाइट में जस्ट उल्टा, वाइट में मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ऑक्सीजन कम, पर वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा? ज़्यादा। पता है कैसे? कोई एथलीट हो ना, तो कोई जो एथलीट होगा उसकी बॉडी में हमारी बॉडी के कंपैरिजन में रेड मसल फाइबर ज़्यादा होंगे। उसने अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन किया है, ठीक है। हम भी कर सकते हैं अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो। नाउ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए पूछ रहा है? वाइट मसल फाइबर, अभी डिस्कस किया। माइटोकॉन्ड्रिया लो एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई, सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट answer. What will happen in skeletal muscle if calcium is pumped back into sarcoplasmic reticulum? देखो मसल फाइबर जो मेरा सेल है, मसल फाइबर जो मेरा सेल है, ठीक है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज एक्चुअली अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कैल्शियम आयन स्टोर्ड है अंदर, ये कैल्शियम आयन को बाहर पंप करेगा, कैल्शियम को बाहर रिलीज़ करेगा। जब कैल्शियम को बाहर रिलीज़ करेगा तो उस कैल्शियम को यूज़ करके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे कैल्शियम वापस इसके अंदर चला जाएगा। अगर कैल्शियम इसके अंदर चला गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मसल का रिलैक्सेशन। बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम अपने घर वापस चला गया, देयर इज़ नो कैल्शियम, मतलब देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन। नो इफेक्ट नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैल्शियम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब रिलैक्सेशन। कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स आर फाउंड इन, भाई कार्टिलेज के सॉल्ट्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स। इसमें बता दूं मैं कि मेनली कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट, कार्टिलेज के सॉल्ट्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स, जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट है? कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन? देखो एक तो आता है एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी का मेन एक्सिस है, और ये हाथ और ये पैर किस में आते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। तो पहला तो पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर जॉइंट को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ये अपेंडिकुलर का पार्ट है, ये एक्सियल मेन एक्सिस का पार्ट नहीं है। सो मेरा पहला तो आंसर 1 ही जाएगा, पेक्टोरल गर्डल। बाकी फेशियल बोन्स, चेस्ट बोन, स्टर्नम, ईयर ऑसिकल्स सब मेरे एक्सियल स्केलेटल का पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा गलत है? सबसे पहले स्कल बोन्स, हाँ अगर मैं फेशियल और क्रेनियल को काउंट करती हूँ, फेशियल मेरे पास 14 और क्रेनियल मेरे पास 8 बोन होते, तो आई कैन से यस 22 बोन्स। और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, देखो रिब्स हमारे पास 3 होते हैं। पहला होता है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रोस्टर्नल क्या होता है? जो डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से जुड़ते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स हमारे पास होंगी बेटा 14 या फिर 7 पेयर्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल तो हमारे पास 3 पेयर्स ही होती हैं। फिर हमारे पास वर्टिब्रल बोन्स 26 होते हैं, वेरी गुड। एंड कॉक्सल बोन कितने होते हैं? 2, लेफ्ट एंड राइट कॉक्सल बोन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट नाउ क्रेनियम, क्रेनियम 8 बोन से बनता है, अभी हमने चेक कर लिया, क्रेनियम 8 बोन्स। विच पार्ट ऑफ स्कल इज कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम? देखो स्कल का जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इधर होता है ऑसिपिटल बोन, ठीक है, सबसे पीछे फ्रंटल, पेराइटल, कान के ऊपर टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल। तो ये जो ऑसिपिटल बोन है ये हमारे फर्स्ट वर्टिब्रे से जुड़ा होता है। अब जो मेरा ऑसिपिटल बोन है वहाँ पे ऐसे कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऑसिपिटल बोन के नीचे। ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑसिपिटल बोन का कॉन्डाइल है तो हमने इसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल कह दिया। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है। अभी ये होगा ए।
ए मेरा है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सिर्फ ऑप्शन 4 में दिया है। बी थोरैसिक वर्टिब्रे, सी कमर वाले रीजन को लंबर वर्टिब्रे, आपने सुना भी होगा लोगों बोलते लंबर पेन है ना, मतलब यहाँ कमर वाला रीजन। फिर सैक्रल एंड कॉक्सियल। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ ईच लिम्ब इन ह्यूमन लिम्ब 30 इधर 30 बोन्स, वेरी इजी। देखो सबसे पहले एक बना था ह्यूमरस, फिर थंब की साइड रेडियस, फिर ये अल्ना सिंगल, ये 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस। इधर भी सेम, सिंगल ह्यूमरस, सिंगल रेडियस, सिंगल अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस। थाई एक यहाँ पे आ जाएगा फीमर, फिर नी कैप आता है पटेला, फिर टीबिया, फ्यूबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो हमारे हर एक लिम्ब में बेटा 30 बोन्स होते हैं, ठीक है। नाउ द सर्वाइकल वर्टिब्रे कॉल्ड एक्सिस प्रोवाइड्स हेड विथ साइडवेज रोटेशन। अब देखो यूं जो हम रोटेशन कर पाते हैं इसको बोलते हैं साइडवेज रोटेशन, नो मूवमेंट। और एक होता है हमारा यस मूवमेंट। दोनों में इन्वॉल्व होने वाली बोन्स अलग हैं, जॉइंट्स अलग हैं। अभी ये नो मूवमेंट या फिर साइडवेज मूवमेंट हम जो मना कर देते हैं, ये काम करना है। तो ये जो हम मना कर पा रहे हैं पता होना चाहिए ना एज अ बायोलॉजिस्ट कि हम मना कैसे कर पा रहे हैं। तो आ जाओ, इट इज़ ड्यू टू आर्टिकुलेशन ऑफ स्कल थ्रू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। देखो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। हमारे पास 2 वर्टिब्रे होते हैं। पहला जो वर्टिब्रे होता है फर्स्ट वर्टिब्रे, वर्टिब्रल कॉलम का, उसको हम कहते हैं एटलस, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड वर्टिब्रे होता है उसे हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस से एक प्रोजेक्शन निकलता है, बायो की लैंग्वेज में प्रोजेक्शन को हम कहते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, ऑडोंटॉइड प्रोसेस। क्या बोलूँगी, ऑडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कैविटी होगी, ये प्रोसेस इस कैविटी में भर जाता है, मतलब एक्चुअली फिट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस, हम वो चक्की चलाते हैं ना, तो क्या एक प्रोसेस है जो ऊपर फिट हो गया है। अब ये इस तरीके से राउंड, ठीक है, इस तरीके से ये साइड घूम रहा है, या तो इस साइड या तो इस साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड, सेम चीज़ होता है। हम जो गर्दन इस तरीके से मूव कर पाते हैं बिकॉज हमारा जो नीचे वाला वर्टिब्रे है एक्सिस, उस पर नीचे वाले वर्टिब्रे पे एक प्रोसेस है कॉल्ड इज ऑडोंटॉइड प्रोसेस, जो ऊपर वाले एटलस में फिट हो गया है और अब वो इस साइड मतलब साइडवेज मूवमेंट कर पा रहा है, घूम पा रहा है, ठीक है। तो ये एटलस और एक्सिस के बीच के जॉइंट की वजह से हो रहा है, ऑसिपिटल नहीं। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस से जुड़ा है, पार्शियली करेक्ट, चेक करते हैं। इलास्टिक पैड्स कुछ भी नहीं, कंटेन्स ऑडोंटॉइड प्रोसेस दैट फिट्स इनटू दी ऑडोंटॉइड कैनाल ऑफ एटलस, एकदम सही रीज़न है, इसकी वजह से हम साइडवेज मूवमेंट कर पा रहे हैं। एक्रोमिन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पेक्टोरल गर्डल, भाई शोल्डर में आपको देखने को मिलता है। ये आपका ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, स्कैपुला यहाँ पे स्लाइटली एलिवेटेड पोर्शन होता है कॉल्ड एज रिज या स्पाइन, और यहाँ से प्रोसेस निकलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस मतलब प्रोजेक्शन, एक्रोमिन प्रोसेस। और इस एक्रोमिन प्रोसेस से हमारा कॉलर बोन जुड़ता है, दिस ब्यूटी बोन, कॉलर बोन कॉल्ड एज क्लैविकल। सो इट इज पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे एंड 26 बोन्स। मैम इसका मतलब क्या है? अरे देखो हमारे पास C7 7 तो सर्वाइकल होते हैं, T12 12 थोरैसिक होते हैं, और 5 हमारे पास लंबर होता है। एक हमारे पास सैक्रल बोन होता है, लेकिन सैक्रल बोन क्या 5 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। और एक हमारे पास कॉक्सियल बोन होता है जो 4 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है। तो अगर तुम ये काउंट करो 7 + 12 + 5 + 1 + 1 तुम्हें 26 हड्डियाँ मिलेंगी। पर अगर तुम एक्चुअली में वर्टिब्रेट्स काउंट करो जो फ्यूज़ हो चुकी है, क्या काउंट करो, इवन द फ्यूज्ड वर्टिब्रेट्स लाइक 7 + 12 + 5 + 5 + 4, तो तुम्हें 33 वर्टिब्रे मिलेंगे, ठीक है। आगे टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस के बीच का जो जॉइंट है जो हमें साइडवेज मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज पाइवोट जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट तो आपका जो एल्बो जॉइंट है ना, ऐसे इतना ही खुलना है, इतना ही डोर की जैसे, इतना डोर खुल गया इतना ही खुलना है। ये जो नी वाला जॉइंट है, या जो फैलेंजेस का जॉइंट है फिंगर्स के बीच का, वो आपका हिंज जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर एंड हिप जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आगे चलते हैं, मैच करना है। ट्रू रिब्स ए का आएगा 3, ट्रू रिब्स हमारे पास 7 पैर है, फॉल्स रिब्स हमारे पास 3 पैर है। सो ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बाय माइस्थीनिया ग्रेविस। एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है, माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तुम खुद ही समझो कि यहाँ पे मसल है और यहाँ पे एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, और न्यूरॉन की नर्व एंडिंग इन्फॉर्मेशन लेके आएगी। भाई न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। माइस्थीनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड, ये टूट जाता है, डैमेज होने लगता है बाय एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी बना देती है, ठीक है। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही अफेक्ट हो गया
तो इसकी वजह से बताओ क्या कोई सिग्नल आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड विच कैन अल्टीमेटली लीड टू पैरालिसिस। ठीक है, अब रेस्ट करने से इम्प्रूव होता है, देर आर वेज, बट अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूरा डैमेज हो गया तो वो मसल मूव नहीं कर पाएगी। तो दिस इज़ माई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा, व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून में क्या होता है कि ड्यू टू एनी रीज़न अगर खुद की इम्यूनिटी ही खुद के सेल्स पर अटैक करने लग जाए तो उसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारी ही इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो हमारे ही सेल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ओके। ए आपको स्टर्नम दिखाई दे रहा है, ए आपका होना चाहिए स्टर्नम, बी आपको रिब्स दिखाई देंगी, सी आपको पीछे का वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा। ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन, ओके, फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। कहाँ लिखा है? पहला ही ऑप्शन। एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है कि स्कैपुला सेकेंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में डॉर्सल साइड पे ट्रायंगुलर बोन होती है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।